हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कमेंटेटर्स के ऊपर। ठीक है, यानी आयुर्वेद में जो टीकाकार हुए हैं उनकी चर्चा हम आज करेंगे। वैसे तो बहुत ही टीकाकार हुए हैं और उन्हें अपनी अलग अलग टीकाएं लिखी हैं, लेकिन हम यहाँ जो हमारे सिलेबस में है उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भट्टार हरिचंद्र। ठीक है, तो इनका काल जो है वो 6ठी शताब्दी है और ये महेश्वर ने इन्हें अपना वंशज कहा है। ठीक है, ये सहसंक राजा के राजवैद्य थे। भट्टार हरिचंद भागवत के समकालीन यानी उनके समान काल के माने जाते हैं। बाण भट्ट और वाकपति राज ने भट्टार हरिचंद को गद्य कवि के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, बाण भट्ट और वाकपति राज ने उनको गद्य कवि माना है। संभवतः भट्टार हरिचंद उज्जैन के निवासी थे और सूर्य के उपासक थे। ठीक है, यानी इस पर शंका है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये उज्जैन के निवासी थे और सूर्य के उपासक थे। चरक संहिता पर चरकन्यास व्याख्या, इन्होंने जो चरक संहिता है उस पर चरकन्यास टीका लिखी है। ठीक है, और जो भट्टार हरिचंद है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भट्टार संहिता लिखी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है लेकिन क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इन्होंने भट्टार संहिता लिखी है, उसकी रचना की है। तीसठ के पुत्र चंद्रट ने कहा है। ठीक है, जो तीष्टाचार्य हैं उनका जो पुत्र है चंद्रट, उन्होंने इनके बारे में कहा है कि चरक संहिता पर हरिचंद की व्याख्या यानी भट्टार हरिचंद की व्याख्या, चरकन्यास और जेजट की व्याख्या, ठीक है, यानी निरंतर पद व्याख्या के रहते हुए किसी आचार्य को आयुर्वेद के किसी विषय पर पर्यालोचन करना उसकी दृष्टता ही कही जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इनके कहने का आशय यह था कि जो भट्टार हरिचंद की जो व्याख्या है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट आपके आचार्य आते हैं जेजट। तो जेजट जो है उनका काल नमी शती माना जाता है और इन्होंने भ्रतरई पर टीका लिखी। ठीक है, भ्रतरई में आपके 3 आते हैं, चरक, सुश्रुत और भागवत, और इन्होंने तीनों पर टीका लिखी है। इन्हें भागवत का शिष्य कहते हैं, परंतु यह निराधार है। जो आधुनिक जगत के कुछ आचार्य हैं वो इन्हें भागवत का शिष्य बताते हैं, लेकिन यह बात निराधार है, यह लेकिन मतलब उस पर कोई भी जोर नहीं है। इन्होंने चरक संहिता पर निरंतर पद व्याख्या जो है टीका लिखी है। ठीक है, और इन्होंने चरक, सुश्रुत, भागवत पर भी टीकाएँ लिखी हैं, लेकिन जो सुश्रुत और भागवत की जो इन्होंने टीका लिखी है उसका विवरण जो है वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट आते हैं गयदास। तो गयदास का काल जो है 11वीं शती माना जाता है। ठीक है, और गौड़ाधिपति महीपाल प्रथम के राजवैद्य थे। ऐसा माना जाता है कि जो महीपाल थे, महीपाल प्रथम एक राजा हुए हैं, तो उनके राजवैद्य थे और इनको चंद्रिकाकार की उपाधि दी जाती है, क्योंकि इन्होंने सुश्रुत संहिता पर न्याय चंद्रिका टीका लिखी है और चरक संहिता पर चरक चंद्रिका, यानी चंद्रिका जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनको चंद्रिकाकार कहा जाता है, उसकी उपाधि दी जाती है। फिर आपके नेक्स्ट आचार्य चक्रपाणि दत्त। ठीक है, इनसे इम्पोर्टेंट टीकाकार या इनकी जो टीका है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो आचार्य चक्रपाणि दत्त का जो काल है वो 11वीं शती माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म बंगाल में हुआ है। इनके पिता का नाम नारायण दत्त है और इनके गुरु का नाम जो है वो नरदत्त है। ठीक है, और इनके अग्रज यानी बड़े भाई का नाम भानुदत्त है। ठीक है, और इनको उपाधि दी जाती है चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्र नयन की। और इनके जो ग्रंथ हैं वो इस प्रकार हैं। इन्होंने चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका नामक टीका लिखी है। ठीक है, चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी है इन्होंने। और इन्होंने सुश्रुत संहिता पर भानुमति टीका लिखी है, जो कि केवल सूत्र स्थान तक प्रकाशित है। ठीक है, इनकी जो मेन टीका है वो आयुर्वेद दीपिका है। ठीक है, फिर जो अन्य इनकी रचनाएं हैं वो हैं द्रव्य गुण संग्रह पर, सर्वसार संग्रह पर, चक्रदत्त इन्होंने अपना एक ग्रंथ बनाया है। ठीक है, चिकित्सा संग्रह जिसे कहते हैं, और शब्द चंद्रिका भी इन्होंने लिखी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं डल्लण।
तो जो आचार्य डल्लण हैं उनका काल 12वीं शती माना जाता है। उनका निवास स्थान जो है मथुरा के समीप माना जाता है, जो कि एक अंकोला नामक गांव है वहाँ पर। और इनके जो पिता हैं वो भरतपाल हैं, और इनकी वंशावली जो है वो गोविंद, गोविंद से जयपाल, जयपाल से भरतपाल, भरतपाल से डल्लण। ठीक है, यानी जो गोविंद हैं वो इनके पिता के पिता के पिता हुए। ठीक है, फिर इनका जो ग्रंथ लेखन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने सुश्रुत संहिता पर निबंध संग्रह नामक टीका लिखी है। ठीक है, निबंध संग्रह सुश्रुत संहिता पर। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके विजय रक्षित। इनका काल जो है वो 12वीं शती है। इनके शिष्य श्री कंठदत्त हैं। इनका जो ग्रंथ लेखन है, इन्होंने माधव निदान पर जो मधुकोश व्याख्या की है। ठीक है, माधव निदान पर मधुकोश व्याख्या की है, किंतु इसमें केवल अश्मरी प्रकरण तक ही वर्णन किया है। वहाँ पर जो अश्मरी प्रकरण आएगा इन्होंने वहीं तक वर्णन किया है। इसके बाद इनके शिष्य श्री कंठदत्त, जैसा कि पहले भी बताया था, उन्होंने इस व्याख्या को पूर्ण किया है। फिर उसके बाद में आपके नेक्स्ट आचार्य आते हैं अरुण दत्त। तो अरुण दत्त का काल जो है वो 13वीं शती माना गया है, और इनके पिता का नाम मृगांक दत्त माना गया है। ठीक है, और इन्होंने अष्टांग हृदय पर सर्वांग सुंदरा नामक टीका लिखी है। ठीक है, तो आगे के जो कमेंटेटर्स हैं, जो टीकाकार हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।